तो हर की भूमि हरियाणा के कोने कोने में बैठे सभी विद्यार्थियों का मैं अनिल कुमार जांगड़ी इस ऑनलाइन दुनिया में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले बताइए मित्रों, आप कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है और समय हर इंसान का कीमती होता है। एक बार मुझे बता दो, वॉइस ओके है क्या? अगर वॉइस और वीडियो आप तक प्रॉपर आ रही है तो यस लिख दो, फिर मैं क्लास का श्री गणेश करता हूं जी। ओके, तो आप सभी का स्वागत है। मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो मैं आपसे पूछूं तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ूं। बाद में जो स्टूडेंट ऑफलाइन है या जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से आप, मैं जब पूछूं तभी कमेंट करके बता देना। तो शुरू करूं सर? बेस से करवा दो, 1 नवंबर से ही। अच्छा जी, जय हिंद, स्वागत है जी। चलो 1 नवंबर से शुरू कर देंगे। पहले मैं एक एक जिला पढ़ा दूं, फिर मैं ज्योग्राफी आपको अलग से करवाऊंगा। 10 वीडियो बनेंगे ज्योग्राफी के, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा। पहले जिलों की डिमांड की थी तो मैं आपको जिले पढ़ा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा जिला जिसके बारे में मैं जितनी बात करूं उतनी कम पड़ती है। आपसे मैं दो चर्चा कर लूं, फिर मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। तो आप बताइए वो कौन सा जिला है जहां पर गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी? बताओ। अगर इस फैक्ट से आप नहीं पकड़ पा रहे उत्तर, तो एक फैक्ट और बताता हूं मैं आपको। बताओ वो कौन सा जिला है हरियाणा का जिसका सड़क घनत्व सबसे ज्यादा है? बताओ। कब कितने बने ये तो पता होना चाहिए जी, इस पहले बिल्कुल जी पता होना चाहिए। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, अलग से बता दूंगा, सब कुछ बताया जाएगा कि कब कितने बने कितने नहीं बने, बता दूंगा, चिंता मत करो। पहले हम एक एक फैक्ट पढ़ लें जिलों के, फिर मैं ज्योग्राफी की जीरो से शुरू करूंगा। इसे टेंशन मत लो कि क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा। आपका उत्तर आ रहा है अंबाला। पहले 7 थे, फिर 22, फिर अब 23 हो गए। मैं आगे बताऊंगा कि 7 कौन से थे, फिर बाद में कौन से कब बने, कौन से बाद में 2 बार निर्माण हुए। ऐसा भी एक जिला है जिसका 2 बार निर्माण हुआ है, आगे चर्चा करूंगा आपके साथ। आओ जी, आपका उत्तर आ रहा है अंबाला। तो बिल्कुल जी, हमने ये पहले ही तय कर लिया था जी कि हम, चलो आपका कमेंट है कि पहले 7, तो चलो मैं पहले 7 पढ़ा देता हूँ। अंबाला मूल जिला ही था, जब हरियाणा बना उस टाइम अंबाला था, तो पहले 7 वो पढ़ लें, ठीक है। मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि पहले हम सबसे नवीन था उसका चर्चा कर लें। चरखी दादरी सेकंड नवीन है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ऐसे पढ़ लेंगे, ए से शुरू कर रहे हैं अंबाला, इसी हिसाब से चलता है। हरियाणा का आपसे पूछ ले पहला जिला कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? अंबाला होगा, क्योंकि जिले ए बी सी के हिसाब से गिने जाते हैं। तो पहला जिला कौन सा है? अंबाला। हम जिले पढ़ते हैं तब क्या क्या पढ़ते हैं, तो हमने पहले चर्चा कर लिया कि बेसिक बातें कर चुके हैं, और बात कर ले अगर आप पहली बार आए हो तो। ये लो जी, जिला। हम कोई भी जिला पढ़ते हैं तो उसकी क्या क्या बातें देखनी होती है। सबसे पहले उसका सामान्य परिचय देखना होता है। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में क्या आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सामान्य परिचय में क्या आता है कि उसका शुरुआती संस्थापक कौन था, बाद में इसका संस्थापक कौन बना, क्योंकि अपने एक लफड़ा और है। इतिहासकार कुछ कहते हैं और हमारे गांव के लोग और कुछ कहते हैं। जब हम पूछ लें कि अंबाला की स्थापना किसने की, तो इतिहासकार कुछ और बताते हैं कि इसने स्थापना की, इस कारण इसका नाम अंबाला है। पर हमारे गांव के स्थानीय लोग वो कहते हैं नहीं जी, ये किसी अंबा नाम के राजपूत ने स्थापित नहीं किया था, ये माँ अंबा के नाम पर अंबाला पड़ा है। तो अलग अलग थ्योरियां आती है, हम सभी बातें कर लेंगे, स्थानीय और ऐतिहासिक बातें। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कितनी तहसील है। अब आप तहसील सभी की मत याद करना। तहसील क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये स्थान कौन से जिले में पड़ता है। जैसे एक बार पूछा गया था जगाधरी कहाँ पड़ता है, खुदा ना खास्ता कल को नारायणपुर के बारे में पूछ लेगी कहाँ पड़ता है, तो अपने को याद होना चाहिए कौन सा कहाँ पड़ता है। वैसे एक एक मत रटना कि ये तहसील, नाम याद होने चाहिए बस। इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ के प्रमुख स्थल, यानी कौन कौन से स्थल है। अब हम वही स्थल देखते हैं जो एग्जाम में आने के लायक हो।
अब आप अंबाला के हो तो मुझसे ज्यादा जानते हो कि सर अंबाला में ये स्थल भी है, ये स्थल भी है। हम मैं प्रमुख स्थलों में मंदिर पढ़ाऊं, अब आपको लगे कि सर सभी मंदिर तो नहीं पढ़ाए, हमारे घर के पास माता जी का मंदिर है, सुबह शाम डेली आरती होती है, उसका भी चर्चा करो। नहीं जी, उसी का चर्चा होगा जो एग्जाम के लायक हो। बात किसकी होती है? जिसमें कुछ बात हो, उसी की बात होती है। फिर हम लास्ट में बात करते हैं कि यहाँ कौन से प्रमुख व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्धि पढ़ेंगे, आप सोचो हमारे बारे में पढ़ा दे कि हम अंबाला के हैं या हमारे दादाजी अंबाला के थे, दो बात दादा की बता दे। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। ये लो जी, आपके सामने निकल गया है अंबाला। तो अंबाला का नामकरण, सबसे पहले तो हमको क्या देखना होगा? नामकरण। तो नामकरण की बात करें तो 14वीं शताब्दी के आसपास हमारे हरियाणा वाले क्षेत्र में राजपूतों का डंका बजता था, किंतु उस टाइम हमारे मुसलमानों का भी प्रभाव था। किंतु इस अंबाला के बारे में बताया जाता है कि इस अंबाला की स्थापना किसी अंबा नाम के राजपूत ने की थी। आपको ये बात याद रखनी, 14वीं शताब्दी में राज मुसलमानों का था पूरे हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुसलमान थे। पर यहां पर अंबा नाम का राजपूत था कोई, उसने एक घर बनाकर अपने आसपास के राजपूतों को बुलाकर वहां बसाया। तो माना जाता है कि अंबा नाम के राजपूत ने इसकी स्थापना की, इसका नाम क्या पड़ गया? अंबाला पड़ गया। किंतु हमारे स्थानीय लोग कहते हैं ऐसे तो हर कोई व्यक्ति आता है, हर कोई स्थापना करके चला जाता है, उसके नाम पर थोड़ी पड़ता है। शुरुआती समय में उस अंबा नाम के राजपूत ने मां दुर्गा का मंदिर स्थापित किया था। उस देवी के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ा है? अंबाला पड़ा है। तो अंबाला या अंबा दोनों नाम सेम सेम है, पर स्थानीय लोगों की ये बात है और हमारे ऐतिहासिक स्रोत ये बताते हैं। जो भी आपको उचित लगे वो याद रखना, पर अपने को याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो अंबा नाम के राजपूत ने इसकी स्थापना की थी। कब? 14वीं शताब्दी में। समय समय पर चेंज होता रहा, इसमें निर्माण भी हुए नए पुराने तोड़कर, किंतु शुरुआती समय में अंबा नाम के राजपूत ने की थी। फिर इसका प्राचीन नाम क्या आता है? अंबालिका। क्या आता है? अंबालिका। यहां एक नया ही फंडा शुरू होता है। अब जो महाभारत के समर्थक है वो कहते हैं कि इस अंबाला शहर का नाम तो महाभारत का एक कैरेक्टर है अंबालिका। हमने महाभारत पढ़ी थी एक दिन, उस समय उस अंबालिका का चर्चा किया था कि उस अंबालिका के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? अंबाला पड़ा है। जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ कहते हैं अंबा, इतिहासकार ये कहते हैं अंबा नाम के राजपूत ने। फिर हमारे स्थानीय लोग अंबे भवानी के नाम पर इसका क्या मानते हैं? अंबाला नाम मानते हैं। पर कुछ जो महाभारत के मेरे जैसे कट्टर फैन है, समर्थक है, वो कहते हैं जी अंबालिका नाम का कैरेक्टर महाभारत में, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? अंबाला पड़ा है। कविता, स्वागत है जी, मोस्ट वेलकम। इसके बाद हम बात करें ऐतिहासिक हमारे हरियाणा से संबंधित, तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा अलग होकर बना, उस समय ये शहर हरियाणा के एक जिले के रूप में जाने लगा। नाम क्या था? अंबाला। हरियाणा का पहला जिला माना जाता है। आज से ये बात याद रखना, जब आपसे पूछेगा हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? अंबाला होगा। ये इसकी शुरुआती बातें हैं। उसके बाद हमने अलग राज्य बनाने के बाद कई ऐसे काम किए जिससे हमारी उत्तरी भारत में एक अलग पहचान बनी। उत्तरी भारत में क्यों? विश्व के अंदर हमारी एक अलग पहचान बनी अंबाला वालों की, क्योंकि हमने सबसे पहले कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाएंगे। और वैज्ञानिक उपकरण आपको पता है, नहीं तो भक्ति से बनते, नहीं शक्ति से बनते, और नहीं मिथ्या से या आडंबर से बनते। वो सिर्फ साइंस से बनते हैं भैया। आपके पास कितनी शक्ति हो, आपको साइंस का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको साइंस का नॉलेज है तो ही आप मिसाइल चला पाओगे। मिसाइल बना दी किसी व्यक्ति ने और आप इतने पावरफुल हो, आप एक घर को उठा सकते हो अपने हाथ से, किंतु उस मिसाइल को नहीं चला सकते। ऐसे थोड़ी ऐसे लेकर फेंक देंगे, नो। तो हमने इसको साइंस सिटी के रूप में विकसित किया, इसी को हमने वैज्ञानिक नगरी कह दिया, इसी को हमने मिक्स सिटी कह दिया। मिक्सी कौन सी बनती है यहाँ कमेंट करके बताओ। आप सभी लगभग लड़कियां देख रही है, घर का काम करते हो, तो बताओ यहाँ की कौन सी मिक्सी फेमस है? सुजाता है,
या कोई और है? कमेंट करके बताओ पता है तो। इसके बाद हमने साइंस सिटी की बात की, तो भारत का लगभग वर्तमान में तो 45 तक हाथ मार रहे हैं। कई बार तो हम 45 तक चले जाते हैं, 50 तक भी चले जाते हैं वैज्ञानिक उपकरण बनाने में। या तो अपने दक्षिण भारत में बनते हैं या फिर उत्तरी भारत अंबाला के अंदर बनते हैं। दक्षिण भारत की तो एक अलग ही कहानी है, वहां सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। किंतु अपने यहाँ की बात करें उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में अंबाला का नाम सबसे टॉप पर आता है। हमने चंद्रयान की लैंडिंग करवाई थी, वो पहली बार करवाई तो असफल रही। उस समय उस चंद्रयान के पार्ट कहाँ तैयार किए गए थे? तो बताना सर। चंद्रयान के कुछ पार्ट हमारे अंबाला में बनाए गए थे, इस कारण हम साइंस सिटी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद ये एक समय समय पर डाटा चेंज होता रहता है जी। भारत की सरकार और हरियाणा की सरकार एक जैसी हो तब तो यहाँ ये आंकड़ा 50 तक चला जाता है, समझ रहे हो? जैसे अपने हरियाणा में और अपने इंडिया में अगर बीजेपी की सरकार है और इधर भी बीजेपी की है, तब तो ये कह देते हैं कि भैया अंबाला के अंदर बहुत वैज्ञानिक उपकरण बने, 50% तक बोल देते हैं। अगर यहाँ है कांग्रेस की और इधर है बीजेपी की, तो ये कहते हैं कुछ नहीं बना है, वहां कांग्रेस काम ही नहीं कर रही है। तो ये तो फंडा ही रहता है। बाकी माना जाता है कि 35% के आसपास ये उपकरण बनाता है। कौन से वैज्ञानिक उपकरण? ओके रिपोर्ट सर एग्जाम में आएगा क्या, कौन सी मिक्सी बनती है? नहीं जी, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कि कौन सी मिक्सी है। वैसे कोई फिक्स नहीं है जी, कोई फिक्स नहीं है। पीछे हमारे राजस्थान के अंदर एक एग्जाम लगा था, उसमें पूछा गया था कि शायद पार्ले जी की कंपनी पूछी थी कि पार्ले जी की कंपनी कहाँ है। तो हमारे राजस्थान में पार्ले जी की कंपनी आपके हरियाणा के बिल्कुल टच ही है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के क्या, राजस्थान के अंदर जिला है अलवर, और अलवर के अंदर एक स्थान पड़ता है नीमराणा। वो नीमराणा बिल्कुल हरियाणा के टच है, वहां है पार्ले जी की। तो पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पर सर्वाधिक मिक्सी यहाँ बनती है, इस कारण मिक्सी सिटी कहते हैं। हाँ ये देखो, यही तो बात है। हमको लगता है कि हमको नहीं आता, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो हमको आता है, जब तक टीचर ना करवाए तो अपने पेट में से बुलबुले उठते हैं कि यार बताया नहीं। जो हमको आता है वो तो आपको बताना पड़ता ही है। जो आपको आ रहा है वो तो मुझे पहले बताना पड़ता है। मैं कुछ नहीं बताऊं तब जाकर आपका दिल टिके। अब कई बार तो ऐसी क्लास होती है पूरी की पूरी बात आपको आती होती है, फिर आप सोचते हो यार आज तो टाइम खराब हो गया। टाइम खराब नहीं होता, कुछ ना कुछ नया सीखा जाता है, कुछ ना कुछ दोबारा पढ़ा जाता है। बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। चलो जी, अब बात करते हैं इस शहर का मुख्यालय कहाँ है। तो अंबाला का मुख्यालय कहाँ है? अंबाला के अंदर है। लिबर्टी सूज, हाँ बिल्कुल। इसके अंदर तहसील कौन सी है? तो भैया अंबाला खुद तहसील है, दो अन्य तहसीलें आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से आपको नारायणगढ़ नाम जरूर याद रखना है। नारायणगढ़ नाम आपको बहुत जरूर याद रखना है, क्योंकि अनिल विज के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। और अनिल विज कहां से चुनाव लड़ते हैं वो आप कमेंट करके बता देना। तो अंबाला, बराड़ा और नारायणगढ़, ये यहाँ कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें। और उप तहसीलों की बात करूं तो आप बताना सर। अंबाला छावनी, साहा, मुलाना और शाहजहांपुर, ये कहाँ की 3 तहसीलों के बाद उप तहसील आती है? तो अंबाला की। अंबाला छावनी खुद क्या है? एक उप तहसील है, तहसील नहीं है, उप तहसील। कहाँ की? अंबाला की। शाह, मुलाना और शाहजहांपुर। और इसका क्षेत्रफल 1576 वर्ग किलोमीटर में कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं? तो 44, 5, 152, 344, ये यहाँ से कौन से गुजरते हैं नेशनल हाईवे? जब हम परिवहन पढ़ेंगे हरियाणा का, उस टाइम बात करेंगे कि कौन सा छोटा अनच है, कौन सा हरियाणा में बड़ा अनच है, कौन सा छोटा असच है, स्टेट हाईवे कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। और यहाँ आरक्षित सीट है भैया लोकसभा की। कौन सी सीट है? आरक्षित सीट, मुलाना। कहाँ की? मुलाना। आरक्षित सीट तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, एक बार याद रख लेना कि कौन सी सीट है आरक्षित। तो मुलाना यहाँ से आरक्षित सीट है।
कोई ना जी, टाइपिंग मिस्टेक मान लो, शाहजहांपुर नहीं शाहजहांपुर कर दो, कोई बात नहीं, अपने को तहसील ज्यादा याद रखनी है। वैसे भी नारायणगढ़ का नाम याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना। या अंबाला का मुख्यालय कहाँ है, तो अंबाला छावनी है, या अंबाला है तो अंबाला है। इसके बाद इसकी भौगोलिक स्थिति बात करें कि इसके आसपास कौन सा क्षेत्र लगता है, तो अपने हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, अपने हरियाणा के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, हरियाणा, इस हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले अपने को नाम याद रखना है राजस्थान का, किसका, राजस्थान का। राजस्थान के बाद हमको नाम याद रखना है उत्तर प्रदेश का, किसका, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाद हमको नाम याद रखना है पंजाब का, किसका, पंजाब का। और पंजाब के साथ हमको एक नाम याद रखना है हिमाचल का, किसका, हिमाचल का। और एक नाम याद रखना है हमको उत्तराखंड का, किसका, उत्तराखंड का। ये राज्य बनाते हैं सीमा, किसके साथ, तो हरियाणा के साथ। अब आप कहोगे सर दिल्ली और चंडीगढ़ बच गए, वो केंद्र शासित है, क्या है, वो केंद्र शासित है, राजस्थान यूपी पंजाब, ठीक है जी। अब अपने को देखना है कि अपने अंबाला के साथ किस किस की सीमा लगती है, किसके साथ, अंबाला के साथ किस किस की सीमा लगती है, तो बताओ अंबाला के साथ किस किस की सीमा लगती है। तो अंबाला के साथ खुद के 3 जिले हरियाणा के, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला। कौन कौन से, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला। ये तो खुद की सीमा लगती है भैया। ये मैप आपको शायद सही दिख जाएगा क्या, ये लो जी, सही नहीं दिखे तो आप खुद प्रयास करना सर्च करके देखने का। यहां पड़ता है अपने अंबाला, कहा जी, यहां, ये है अपना अंबाला। इस अंबाला के सबसे ऊपर उत्तर में अपने जिला पड़ता है कौन सा, पंचकुला। कौन सा पड़ता है, पंचकुला। जब अंबाला के हम देखें पूर्वी साइड, यहां जिला पड़ता है यमुनानगर, कौन सा पड़ता है, यमुनानगर। और इसके नीचे पड़ता है कुरुक्षेत्र, क्या पड़ता है, कुरुक्षेत्र। एक तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला अंबाला के साथ सीमा बनाता है, और एक हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला सीमा बनाता है, एक बच गया कुरुक्षेत्र, तो याद रख सकते हो आप। और इसके बाद हम बात करें कि पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है, तो पंजाब के कौन से 2 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। हमको पता है इस क्षेत्र से शुरू होती है पंजाब की सीमा, कौन से क्षेत्र से, 1 मिनट वेट कीजिए। और यार सबका सब कट गया। यहां अपने लगती है सीमा, यहां पंजाब की, किसकी लगती है, पंजाब की। और ऊपर बच गया कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कौन सा बच गया, हिमाचल प्रदेश। तो इसके साथ देखो सीमा किसकी लगेगी, एक तो पंजाब की लग रही है और एक लग रही है हिमाचल की। तो पटियाला और मोहाली पंजाब के 2 ऐसे जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, अंबाला के साथ। और सिरमौर एकमात्र हिमाचल का है। तो इसके साथ 2 तो दूसरे राज्य सीमा बनाते हैं, और खुद के 3 जिले सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, तो आप बताना, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। ठीक है जी, सॉरी अब करेंगे सर, पेन चेंज कर लो, ओके जी, ओके, कोई ना जी, कर लेंगे, अब कर लेंगे। ये तो अपने को पता ही है, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ तो अपने पंजाब की सीमा लगती है, ऊपर शुरू हो जाती है हिमाचल की, इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। और इधर अपने राजस्थान की सीमा लगती है, इधर हम उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और यहाँ सीमा करते हैं हम यूके के साथ, किसके साथ, यूके के साथ। ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो ये पड़ोसी जिले हैं कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, और 2 राज्यों के साथ सीमा बनती है, वो आप याद रखना। चलो, इसके बाद यहां से कौन सी नदी गुजरती है, कौन सी नदी गुजरती है, तो एक बार खाली मैप पर आइए आप।
ये लो जी, नदियों की बात करूं मैं तो ये अपना है हरियाणा, और यहाँ ऊपर राज्य पड़ता है हिमाचल। कौन सा पड़ता है? हिमाचल। और इस हिमाचल के अंदर से एक नदी आती है अपने हरियाणा में, यहां से घुसती है इस प्रकार। समझ रहे हो? इस नदी का नाम है घग्गर। कौन सी है? घग्गर। इस क्षेत्र में अपने घग्गर बहती है और इस क्षेत्र में अपने नदी बहती है। कौन सी जी? तो बताना। यमुना। कौन सी नदी? यमुना। अब आप ये लाइन देखिए, ये मत सोचना कि सर, एक मिनट रुको, कलर चेंज का बोला आपने, कलर चेंज ही कर देता हूँ। ये लो जी, ओके। और इधर से अपने नदी आती है एक यमुना। ओके, इस प्रकार आपसे पूछे हरियाणा किन दो नदियों के मध्य है? एक और घग्गर है, एक और यमुना है। कौन सी है? यमुना। यमुना लगभग 320 की सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ, यानी अपने हरियाणा में 320 किलोमीटर बहती है। इस घग्गर का कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे मित्रों, ये कभी तो अपने हरियाणा में चलती है, कभी पंजाब में चलती है, फिर हरियाणा में आती है, फिर पंजाब में चलती है। इस प्रकार इसकी लंबाई हम सही तरीके से नहीं माप पाते, तो अलग अलग इसकी लंबाई चौड़ाई आती है। अंततः जाती है राजस्थान में। कहा जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान से आगे चली जाती है पाकिस्तान में। कहा चली जाती है? पाकिस्तान में। और ये चली जाती है भैया उत्तर प्रदेश में। कहा? उत्तर प्रदेश में। इसका तो बाद में चर्चा करेंगे हम। और गग्गर का कर लेते हैं। तो एक नदी है गग्गर। कौन सी है? गग्गर। और मारकंडा टांगरी छोटी नदियां हैं, इनका मैं कोई ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मुख्यतः अपने को गग्गर से याद रखना है। पर कल को खुदा ना खास्ता दिनमान खराब हो तो अपने को सीधा पूछ ले कि कौन सी है। तो गग्गर के साथ मारकंडा और टांगरी। कौन सी? टांगरी। और इस क्षेत्र में कौन सी सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई होती है? तो सिंचाई परियोजना है नागल। कौन सी? नागल। अब ये लफड़ा होता है जब हम थ्योरी नहीं पढ़ते ना, तो अब साला ये नहीं पता चलता कि ये नागल क्या है। अब तो अपने को पता है कि सिंचाई परियोजना है, तो थ्योरी पढ़ते हैं तो एक एक बात बताई जाती है कि इस नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध बना है, इससे इस राज्य में पानी जाता है और अपने हरियाणा के कौन से जिलों में पानी जाता है। अब अपने को अंबाला चल रहा है तो साफ पता है कि नागल परियोजना से अपने पानी कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? हरियाणा के अंबाला में लगता है। अपने जैसी सूरत होती है, जैसी सीरत होती है, जैसा दिमाग होता है और जैसा माहौल होता है, उसी के अनुरूप चलते हैं हम। सच बताते हैं आपको। हम मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हम का मतलब मैं, मेरे को हम मानता हूं कि एक मेरे पास शरीर है, एक आत्मा है, दोनों मिलकर मैं हम बन गया। हमारे राजस्थान में, या मैं पहले बिहार में 4th ग्रेड की भर्ती आई थी, उस टाइम हमारे राजस्थान का जिक्के वहां करवाया था मैंने। हमारे ये नहीं करवाए जाते जिले, सच तो ये तुम्हारी कसम लगे चाहे। ये ट्रेंड अब आया है जिलों वाला, हरियाणा से चला है, किंतु करे क्या, पूछे ही जाते हैं तब करवाने पड़ते हैं। तो आपकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। अगर आपको बुरा लगा तो मुझको राणा जी माफ करना। तो ये आपको याद रखना है, 3 तो नदियां और एक नागल परियोजना के तहत इसमें क्या होती है? सिंचाई होती है। जिले पढ़े ना, पूरी बात समझ में नहीं आती, कहां कुछ पढ़ा हो ना फिर तो आ जाए। ये लो जी, प्रसिद्ध स्थल पढ़ रहे हैं हम, और प्रसिद्ध स्थल में पहला ही प्रसिद्ध स्थल आया नारायणगढ़। नारायणगढ़ के बारे में पूछा जा सकता है, मेरा ये दिल कहता है कि कभी ना कभी इस नारायणगढ़ के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ऐतिहासिक शहर है। या तो लंका सोने की रावण के पास थी, या फिर अपने पास थी। लंका तो नहीं थी, पर सोने की कमी नहीं थी। उत्तर भारत में अगर कहीं सोना निकलता था प्राचीन समय में सबसे ज्यादा, तो आपके नारायणगढ़ से निकलता था। कहां से निकलता था? नारायणगढ़ से। सर पीछे की जी की क्लास में पीडीएफ आंसर नहीं दिख रहे, तो आप ऐसे करना, क्या तो वो लिख लेना, या मैं दोबारा वो पीडीएफ बनवा के डाल दूंगा, क्योंकि उसकी मैंने क्लास लगाई थी, हमने नीचे टाइप नहीं करवाए थे। अब की बार बनवाऊंगा तो मैं उसमें टाइप करवा लूंगा, बाकी दोबारा पीडीएफ बनवा दूंगा। ओके। तो नारायणगढ़ से क्या निकलता था प्राचीन समय में? सोना निकलता था, बैंकर निकलता था। आप अमीर थे, आपने गाना सुना होगा कि इन हरियाणा के खेतों में सोना उगलेगा रेतों में।
वो सोना कहाँ से उगलता था? इसी नारायणगढ़ से उगलता था। अब की बार ये कोई गाना चलाए तो उसको रोक करके ना किधरा, ये सोना कहाँ से उगलता था, वो कहेगा मुझे तो नहीं पता कहाँ से उगलता था। फिर उसकी जट पकड़ कर बोलना, ये रामखोर, हमारे उत्तरी हरियाणा में एक जिला पड़ता है अंबाला। कौन सा पड़ता है? अंबाला, जिसकी 3 जिलों के साथ सीमा बनती है, 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा बनती है। उसकी एक तहसील है नारायणगढ़। उस नारायणगढ़ से क्या निकलता था? सोना निकलता था। और यहाँ की मिट्टी क्या उगलती थी? सोना उगलती थी। ये बात याद रखनी है। इसके बाद सबसे चर्चित क्वेश्चन, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अंबाला छावनी। कौन सी छावनी? अंबाला छावनी। अंबाला छावनी में क्या हुई थी? तो क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? क्रांति। एक बार मैं खाली पेज पर लेकर चलता हूं, मैं आपके साथ बात करता हूं थोड़ी सी क्रांति की। ये लो जी अपना भारत मान लो आप, ठीक है। इस भारत के अंदर एक कंपनी आई थी अंग्रेजों की, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई थी? 1600 के अंदर आई। कब आई? 1600 के अंदर। शुरू में व्यापारी बनकर आए, धीरे धीरे पूरे भारत पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने बंगाल पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? बंगाल पर अधिकार किया। युद्ध के दम पर बंगाल के राजाओं को हरा दिया, हराकर यहां पर पूर्णतः नियंत्रण कर लिया। कब जी? तो आप बताना सर। 1772 में पूर्णतः नियंत्रण सीधा अपने अंडर में ले लिया। फिर ये चाहते हैं कि यार भारत को साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार से अपने अधीन किया जाए। तो ये भैया आगे बढ़ाने पांव शुरू कर दिए। पांव बढ़ाए तो अपना हरियाणा भी इनके अंडर में आ गया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इनके अंडर में आ गया। तो इन ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत रवैये के कारण, गलत नीतियों के खिलाफ हमने इनके खिलाफ 1857 में क्या की थी? क्रांति की थी कि अंग्रेजों को भारत से निकालेंगे। ये क्रांति अपने भारत में चली थी मेरठ से। कहां से चली थी? मेरठ से। 10 मई 1857 के दिन चली थी। वार था रविवार, उस दिन क्रांति शुरू हो गई। और हम हरियाणा वाले तो हमेशा से ही तैयार रहे हैं लड़ाइयों के लिए। महाभारत लो चाहे 10 आगे युद्ध लो, कुछ भी लो, हम हमेशा क्या रहे? आगे रहे लड़ने के लिए। तो हमने भी भैया तय किया कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। पूरे भारत में करनी थी ये क्रांति। तो हमने जगह तय की कौन सी जी? क्रांति की। तो पहले हमने जगह तय की थी क्रांति की जींद। क्या की थी? जींद। पर जींद के अंदर राजा था स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। और ये स्वरूप सिंह अंग्रेजों का मित्र है। और क्रांतिकारियों को लगा कि यार ये व्यक्ति बेईमान है, हरामखोर है, ये साला हमारी तरफ नहीं बोलेगा। अगर हम अंग्रेजों को गालियां निकालेंगे तो ये वीडियो बनाकर अंग्रेजों के पास भेजेगा कि ये तुमको ये बोल रहा है। तो फिर क्रांतिकारियों ने कहा तो कहां की जाए क्रांति? कि हम क्रांति करेंगे अंबाला में। कहां करेंगे? अंबाला। तय हो गया क्रांति अंबाला में। तारीख कौन सी रहेगी? तो ये 10 मई रहेगी। यहां क्रांति की हमने, क्योंकि यहाँ छावनी थी अंग्रेजों की। छावनी जहां सैनिक रहते हैं उसको छावनी बोला जाता है। और इस छावनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी 1843 में। और यहाँ 1857 में क्या करती? क्रांति कर दी। किसने? सैनिकों ने। पर यहाँ एक गद्दार व्यक्ति रहता जिसका नाम श्याम सिंह है। क्या था? श्याम सिंह। और उस श्याम सिंह ने क्रांति का भांडा पहले ही फोड़ दिया। उसने सीधा अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों तुम्हारे खिलाफ क्रांति करेंगे। कौन से सैनिक? ये अंबाला के सैनिक। तो भैया अंग्रेज क्रांति होने ही नहीं देते। सच तो ये है। वहां आकर उन सैनिकों को दबोच लिया जाता है। आपसे पूछेगा हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो अंबाला से। कहां से? अंबाला से। और यहां कौन रहते थे? सैनिक। कौन? सैनिक। क्रांति की शुरुआत करने वाले लोग कौन थे? आप ये मत सोचना कि लोग करते हैं। शुरुआत में क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की थी। बाद में कौन करेंगे? लोग करेंगे, इनके साथ मिल जाएंगे। तो यहां सैनिक रहते थे। उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी या क्रांति कर दी। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। और इस छावनी की स्थापना कब की थी? तो 1843 में। ओके रिपोर्ट। चलो जी। कुछ बुक में 13 मई है, हरियाणा में। अच्छा जी।
अब यही तो लफड़ा है आपके हरियाणा वालों की, ऑथेंटिक गाइड पढ़ते नहीं, और पढ़ो उनमें अलग अलग गलतियां आती है। अब मैं, आप मुझे जानते नहीं, सच्ची बात तो ये है जी। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैं कहाँ लगा हूं, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं और मेरा सब्जेक्ट क्या है, तब तो आप मुझसे सवाल नहीं करते, क्योंकि आपने मुझे पहली बार देखा है, या जिन लोगों ने देखा है तो 2-3 बार पहले पढ़े होंगे पीछे के बेंचों में। अब जहां आप दिन रात यूट्यूब पर जिन लोगों को देखते हो जीके के लिए, मेन बात तो है उनकी पुस्तक गलत है। अगर वो कह देना कि हमारी पुस्तक गलत नहीं, तो हम नीचे से निकल जाए टांगों के, क्योंकि इनकी जीके की पुस्तक आती है, पहले 5-6 पेजों में ही गलतियां आ जाती है, 5-6 पेजों में भी मुख्य मुख्य गलतियां आ जाती है, शुरू वहीं से होती है। वो पढ़ाना हिस्ट्री पढ़ाए तो वहीं से शुरू होती है, पर हम क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि आपने पहले उनसे पढ़ लिया। अगर हम बोले तो आपको लगेगा कि गलत है, पर कोई बात नहीं, मुझको राणा जी माफ करना, पर 10 मई याद रखना। क्या याद रखना? 10 मई ही याद रखना जी। चलो, अपने को कोई फर्क नहीं, आप मुझे बताया करो कि सर हमने 10-13 मई पढ़ा है, आप 10 बता रहे हो, तो मुझे तो पता चले ना कि कौन कितना पानी में कौन कितना बाहर है। आपकी थोड़ी गलती, आपने तो रट रखा है 13 मई, आपके पास बुक है उसमें 13 मई दे रखा है, तो आपकी तो कोई गलती नहीं, आपका तो माइंड सही है, सही कमांड दे रहा है आपका माइंड तो आपको। मैंने तो डीएसएल से कहीं से पढ़ो, सब बेस्ट है इस दुनिया में। ये मत सोचना कि कोई बेस्ट नहीं, सब के सब अपनी जगह महारत हासिल है सबको। अंबाला छावनी, इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी 1843 में, और हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? यहीं से। ये श्याम सिंह नाम का व्यक्ति था, गद्दार, जिसने अंग्रेजों की सहायता की। ये लिख लो जी, यह अंग्रेजों की सहायता करता है। अगर उस समय भारतीय राजा, जितने भी भारत के राजा थे, वो क्रांतिकारियों के साथ नहीं, अपवाद स्वरूप 1-2 हो सकते हैं क्रांतिकारियों के साथ, बाकी अंग्रेजों की गोदियों में बैठते थे जाकर। अगर ये राजा उस टाइम क्रांतिकारियों के साथ होते तो पता नहीं कब के अंग्रेज चले जाते, पर दुर्भाग्य कहीं, अब बदकिस्मती। अगला नाम आ रहा है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। कौन सा बस स्टैंड? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। नहीं जी, आपको 10 करना है, यहाँ हम बिल्कुल कन्फर्म है, आपको 10 करना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि मैं लगातार पढ़ा कर आऊं, मेरा दिमाग काम ना करे, तो मैं कह देता हूँ कि सर हम आपको देख कर बताएंगे, क्योंकि हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है। अगर आप कहीं एक मैं पीछे रह गया था 1 नंबर से कभी, उस टाइम चढ़ती जवानी थी मेरी और चढ़ते दिन थे, तब मैं एक एग्जाम देकर आया। मैं एग्जाम से पहले सेंटर पर बैठ कर एक क्वेश्चन देखता हूँ, क्योंकि हमारे फिक्स है राजस्थान में कि हम यही चीज पूछेंगे। अगर फसल पूछेंगे तो फसल में क्या पूछेंगे? गेहूं पूछेंगे, चना पूछेंगे, सरसों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। इसको तू रट करा, हम इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, सरसों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तू रट क्या राजस्थान की पूरी। उससे पहले मैं पढ़ कर गया, गूगल से क्वेश्चन पूछा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, और उसने 131 दिखाया, और ऑप्शन 131 पेपर में था, क्योंकि वो क्वेश्चन आ गया पेपर में, मैंने क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं तो कन्फर्म था, क्यों गूगल से चेक किया था मैंने, पर आराम को गूगल ने पहले वाला दिखा दिया, पिछले साल का नया वाला नहीं दिखाया, और मैं उस पेपर में रह गया .66 से। अगर वो क्वेश्चन छोड़ देता तो भी मैं अंदर था, अगर मैं सही कर देता तो भी मैं अंदर था, नहीं तो मैं इसको छोड़ पाया नहीं, सही कर पाया, मैंने कर दिया गलत, और गलत करते ही मेरा काम हो गया। और बाहर आते ही मैंने मेरे साथ वाले को कहा, यार मैं एक क्वेश्चन देख कर गया था, वो आया था। भाई ने बोला कौन सा? कि ये। भाई बोला नहीं, ये गलत हो सकता है तेरा। चेक किया, बाद में आंसर किया ही तब गलत था। तो मैं आपको एक भी चीज गलत नहीं बताऊंगा, मैं साफ मना कर दूंगा। मुझे ऐसा डाउट है, मुझे लगे कि 50% तेरी बात सही हो सकती है, 70% सही हो सकती है, तो भी मैं यही कहूंगा, मैं देख कर बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। आओ, अंबाला बस स्टैंड की बात हो रही है, आवाज ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तभी तो कहते हैं गूगल हर काम कर दे, तो फिर गुरु क्या हो सकता है, क्यों पड़े, छोड़ो। सुषमा स्वराज बस स्टैंड, ये हरियाणा का क्या है? पहला बस स्टैंड है। कौन सा है? आपसे पूछा जाए हरियाणा का पहला बस स्टैंड कौन से जिले में, हरियाणा का पहला जिला कौन सा है, तो आप बताओगे सर पहला जिला या पहला बस स्टैंड कहाँ है? अंबाला के अंदर ही है,
उस बस स्टैंड का नाम क्या है? सुषमा स्वराज। कौन सा है? सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज अपने अंबाला की थी। कहाँ की थी? अंबाला की थी। तो आपको याद रखना है हरियाणा का कौन सा है पहला बस स्टैंड है जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। छावनी की स्थापना 1843 में, और यहाँ 1950। कौन सा 50? 1950, जब यहाँ पर पहला बस स्टैंड बना है हरियाणा का, सबसे प्राचीन बस स्टैंड है हरियाणा का। तो यहाँ सड़कें ज्यादा होगी या नहीं? तो सड़कें ज्यादा होगी। तो यहाँ का सड़क घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसका है? जींद का। किसका है? जींद का। तो ज्यादा है अंबाला और कम है जींद का। ये डाटा मैं आज तक का बता रहा हूं, कल को चेंज हो सकता है, क्योंकि जींद वाले सड़कें ज्यादा बना ले और पिछड़ कर कहीं जीत जाए, आगे आ जाए। विदेश मंत्री, हाँ जी विदेश मंत्री रही थी भारतीय सरकार में। आओ, इसके बाद मंजी साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? मंजी साहिब गुरुद्वारा। और मंजी साहिब गुरुद्वारे की क्या बात है? तो अपने को मैं दो बात बता दूं। आओ, ये लो जी। अपने एक धर्म चलता है। कौन सा धर्म जी? सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख धर्म। इस धर्म में कुल कितने गुरु हुए जी? 10 गुरु। कितने गुरु हुए? 10 गुरु। यानी जिन लोगों ने गुरु की सीख को माना, गुरु की शिक्षा को माना, वो क्या कहलाए? सिख कहलाए। पहले का नाम क्या है जी? तो आप बताओगे नानक जी। क्या है? नानक देव जी। और अंतिम का क्या नाम है? तो कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रकार 1 से लेकर 10 तक आए, और उनमें एक 6 नंबर के गुरु आते हैं हर गोविंद जी। कौन आते हैं? हर गोविंद। गुरु गोविंद सिंह अलग है, हर गोविंद जी अलग है। बताया जाता है ये गुरु अपने हरियाणा में भी आते जाते रहते थे, क्योंकि अपना हरियाणा तो कब बना था? 1966 को बना था। इससे पहले हम किसके हिस्से थे? पंजाब के थे। तो पंजाब में जो गुरु थे वो आएंगे जाएंगे तो सही, तो हम तो टूटे थे ही नहीं। पहले पंजाब ही मानना जाता था अपना हरियाणा। तो यहाँ पर छठे गुरु कौन आए थे? हरगोविंद जी। और हरगोविंद जी के आने के कारण हमने क्या बनाया? यहाँ उनकी याद में गुरुद्वारा बनाया। सिखों की संख्या सबसे ज्यादा सिरसा में है जी, और गुरुद्वारा हरगोविंद जी का कहाँ है? तो आप बताना सर। अंबाला में। नाम क्या है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा। क्या है? मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो आपको याद रखना है सिखों के छठे गुरु कौन से हैं? हरगोविंद जी। कौन से हैं? हरगोविंद जी। यहाँ पर यात्रा की थी, इस कारण क्या हो गया? तो यहाँ ये गुरुद्वारा बनाया गया। आओ जी, इसके बाद गुरुद्वारा लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। यहाँ की कुछ अलग ही बात है। मैंने बताया कि सिखों के अंतिम गुरु कौन है? तो आप बताओगे सर गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कभी पूछ ले आपसे, खुदा ना खास्ता दिन मान खराब हो, ये सब बातें पढ़ कर जाएं और एक क्वेश्चन अगला सामने वाला सीधा डाल दे कि गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल या गुरु गोविंद सिंह की माता कहाँ की थी? सीधा पूछ ले कि गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल हरियाणा के वर्तमान के कौन से जिले में है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बारे में तो हर बात पूछी जाती है। तो कौन से जिले में है? तो अंबाला में। कहाँ है? अंबाला में। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कल वाले में था। तो ये आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल कहाँ है? तो मंजी साहिब। कहाँ है? मंजी साहिब के अंदर गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल था, यानी यहाँ इनकी माता जी थी। क्या थी? सॉरी, मुझको राणा जी। लखनऊ। क्या है? लखनऊ। लखनऊ के अंदर गुरु गोविंद सिंह का क्या है? ननिहाल है उनकी माता का। यहाँ क्या माना जाता है? गांव माना जाता है। चलो, इसके बाद अंबिका देवी। कौन सा मंदिर? अंबिका देवी। फिर वही बात आती है जी, क्योंकि अपने फोकलोर भी चलती है। फोकलोर यानी जनमानस की कहानियां, उनको फोकलोर बोला जाता है। और अपने इतिहास की बातें भी चली
चल रही है और बात कर रहे हैं अभी इतिहास के अंदर। हरियाणा का एक व्यक्ति है रमेश सहल, शायद नाम उसका रमेश सहल है, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने हरियाणा के इतिहास पर रिसर्च की है, बड़ी जोरदार बातें लिखी है। मैंने उसको कॉल किया था कि यार ये तेरी बुक आ गई तो मुझे भेज, मुझे पढ़नी है, नई रिसर्च क्या की है तूने। तो उसने बोला कि यार अभी निकाली नहीं है, मैं लिख रहा हूं। एक और व्यक्ति है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने जाटों के इतिहास पर बड़ी शानदार पुस्तक निकाली है, भरतपुर का इतिहास है इस प्रकार। और भरतपुर का इतिहास एक अजब इतिहास है, क्योंकि भरतपुर के महाराजा सूरजमल की पत्नी आपके हरियाणा से थी। भरतपुर के जाट ने सूरजमल को जाटों का अफलातून बोला जाता है, जाटों का प्लेटो बोला जाता है, और उनका ससुराल कहाँ था? अपने हरियाणा में था। अगला नाम आ रहा है अंबिका देवी मंदिर। कौन सा आ रहा है? अंबिका देवी मंदिर। बात है कौरव पांडवों की। किन की बात है? कौरव पांडवों की। और उस समय महाभारत की बात करूं तो मैं तीन नाम हमारे सामने आते हैं। एक आता है अंबा का, एक आता है अंबिका का, एक नाम आता है अंबालिका का। तो इस अंबालिका का मंदिर है वो कहां है तो बताना। अंबाला में। कहां है? अंबाला में। ये बात मैंने शुरू में कर ली थी, जब महाभारत चलती है उस समय अंबा अंबालिका और उनका उल्लेख आता है, पर जिक्के से उनका कोई लेना देना नहीं होता। बाकी मैं महाभारत पढ़ाता उस टाइम बता देता कि अंबा कौन थी, अंबालिका कौन थी। जब चर्चा किया तो मैंने इसका चर्चा पहले कर चुका हूं, तो आपको याद रखना है अंबिका का मंदिर कहाँ है तो बता देना अंबाला में। फिर आता है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, मुझे नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट है, बाकी है इंपॉर्टेंट। ट्रिकों के सारे भैया काम नहीं चलता, सच तो ये है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अलग मजा है पढ़ने का, अगर ट्रिकों से पढ़ा जाए ना तो मजा नहीं आता। मैं आज पूरे भारत का इतिहास कराता हूँ, पूरे राजस्थान का इतिहास कराता हूँ, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री करवाता हूँ और हरियाणा की करवाता हूँ। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी ट्रिक नहीं लगाई, सच्ची बात है। कसम लगे चाहिए आपकी कसम, भगवान की कसम लगे, शायद मैंने एक या दो ट्रिक यूज किए इतने बड़े जीवन में, वो भी किसी ने बताया नहीं, खुद नहीं बनाई थी कि ये उत्तर होगा। बाकी ट्रिकों से नहीं चलता। बाकी जो पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगला अपने को दरगाह नौगज फीस। कौन सी? दरगाह नौगज। आप इन गलतियों पर मत जाना। अम्बाला के अंदर है, कहां है तो इतना तो नहीं पूछा जाएगा। इसाबाद मार्ग पर अम्बाला से 12 किलोमीटर दूर स्थित बाबा नौगजा पीर की दरगाह है, अपने को इतना याद रखना है कहां है तो अम्बाला में। इसके बाद अम्बाला सैन्य हवाई अड्डा। कौन सा? अम्बाला सैन्य हवाई अड्डा। जब हमारी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई उस टाइम अम्बाला के इस सैन्य हवाई अड्डे पर क्या किया गया था तो बमबारी करने का प्रयास किया गया था। बेईमान है साले, क्योंकि उनको लगता है या तो सिरसा पर बम गिरे या फिर अम्बाला पर गिरे। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे कन्फर्म तो याद नहीं कहां पढ़ा था, पर ये लिखा हुआ था। सर जी ये बोलते हैं विश पूरी होने पर। वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ सही बात है जी, घड़ियां चढ़ाई जाती है। और मैं तो सच बोलता हूँ भाई, आज तक अपुन ने घड़ी बांधी होगी, पर इतना शौक नहीं है कि हम घड़ी बांधे गले में कुछ डालें थोड़े अलग दिखे। अलग दिखना किस लिए? यहाँ मैंने खुद ने सुना है कि यहाँ घड़ियां चढ़ाई जाती है मन्नत पूरी होने पर। और मन्नत पूरी किसकी होती है वो भी तो देखो ना। चाहत तो पूरी होती है पर मन चाह पूरी नहीं होती। चाहत पूरी हो जाती है पर मन की चाहना पूरी नहीं होती। छोड़ो इन बातों को, आइए इस सैन्य हवाई अड्डे के बारे में बात करते हैं। तो अपने हरियाणा के अंदर कितने सैन्य हवाई अड्डे हैं? एक अंबाला और एक सिरसा, दो हवाई अड्डे। पाकिस्तान की वो मैं बात बता रहा था, कहां पढ़ा था मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, कि पाकिस्तान से जब लाहौर के अंदर मिसाइल रखकर निशाना लगाया जाए तो अपने हरियाणा के सिरसा जिले पर सीधा निशाना लगता है। कहां? सिरसा पर। पता नहीं पाकिस्तान वालों ने, हरामखोरों ने अफवाह फैलाई थी कि हम डरा रहे हैं आपको, वहां हमारा सैन्य हवाई अड्डा है सिरसा के अंदर इस कारण। पर मैंने पढ़ा था लगता है या नहीं लगता इतना नहीं लेना देना हमको। अपने को याद रखना है अम्बाला सैन्य हवाई अड्डा पर 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, उसके अंदर बमबारी करने का प्रयास किया गया था, बम गिरा ही नहीं था, प्रयास किया गया था। और 1938 में इसे स्थायी हवाई अड्डा बना दिया था। ये पहले की बात है, ये बाद की बात है, पहले मैंने इंपोर्टेंट थी वो बताई।
दूसरा सैन्य हवाई अड्डा कहाँ है? सिरसा के अंदर। कहाँ है? सिरसा के अंदर। दोनों याद हो गए, अंबाला और सिरसा। अब अपनी लड़ाई किसके साथ चल रही है 65 के अंदर? तो आप बताना सर। पाकिस्तान के साथ। इस पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी लड़ाई हुई है? भारत पाक हमारी कितनी लड़ाई हुई है, किसी को पता है क्या? तो एक तो आपको याद है 1965, 1971 और 1999। याद है? 65, 71, 99 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। याद करो। 65, 71, 99। इस 99 को बोला जाता है कारगिल का युद्ध। कौन सा युद्ध? कारगिल का। ये तो आपके याद होना चाहिए क्योंकि आप पैदा हो चुके थे, बाकी तो आपके नहीं याद रहेंगे। इस 65 वाले में हमारे अंबाला को निशाना बनाया गया था। अंबाला में नुकसान भी हुआ था। एक चर्च है अंबाला के अंदर, उसके ऊपर रामखोरों ने बम गिरा दिए थे। मरा तो कोई नहीं था उसमें, पर बम गिरा दिए थे। 65, 71, 99, बिल्कुल जी। सिरसा में कुछ टुकड़े मिले, हाँ सही है। उस टाइम में सिरसा ही था जब वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी ना। वो सिरसा के पास कौन सा गांव है मुझे याद नहीं, कौन सा था, पास ही था। वहां कुछ मलबा मिला था मिसाइलों का। उस टाइम सरसा बढ़ा रहा था मैं। तो ये युद्ध हुए, इसका चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद ये चर्चा ही गई। हाँ ये लो जी, चर्च का नाम क्या है? सेंट पॉल चर्च। कौन सी? सेंट पॉल चर्च। इसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। जैसे हम हिंदू मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, गुरुद्वारों में सिख जाते हैं और चर्च में ईसाई जाते हैं। हम मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं या करवाने जाते हैं ये मैं नहीं कह सकता। बाकी अपनी आस्था थोड़ी सी कम हो रही है मंदिरों के प्रति, सबकी हो रही है, अपनी क्या सब लोगों की हो रही है। दर्शन करने नहीं कराने जाते हैं। घर से लड़की चलती है तो अपने उसको फोन करती है कि तुम आ जाना, मैं मंदिर जा रही हूँ। वो बोलता है मैं भी दर्शन कर लूंगा तेरे। तो अपने को 99 में किस डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको याद रखना है। 97 में इसका निर्माण, कौन से 57 में, सॉरी 97 में बोल दिया, 1857 में। और 65 में इसके ऊपर क्या पड़ गए थे? कुछ बम घेरे गए थे। इसके बाद किंग फिशर। वैसे तो किंग फिशर की पानी की बोतल आती है, मैं बियर तो नहीं बोल सकता क्लास में। तो किंग फिशर यहाँ क्या है तो आप बताना। एक पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल। ऐसा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही पूछेगी। किंग फिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो दिल्ली अंबाला अमृतसर हाईवे पर है। पड़ता कहाँ है? अंबाला में। कहाँ पड़ता है? अंबाला में। जब दिल्ली से अमृतसर जाते हैं तो बीच में कौन सा आता है? अंबाला आता है। दिल्ली अंबाला अमृतसर राजमार्ग पर कौन सा है? किंगफिशर। और बादशाही गुरुद्वारा ये भी किसको समर्पित है? तो गुरु गोविंद सिंह को। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। हरप्रीत कौर, अरे आपकी तो बात ही अलग है जी। हर धर्म का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, हर धर्म का करते हैं। और हम सिखों का कुछ ज्यादा ही करते हैं क्योंकि 1% आबादी है दुनिया में सिखों की, पूरी दुनिया को खाना खिला सकती है। कोरोना काल में जब पूरी धरा साथ छोड़ गई थी गरीबों की, जिन लोगों के पास रोटी नहीं थी, गुरुद्वारों से लंगर चलते थे। अपने बात चल गई है, मैं बताता हूँ। हनुमानगढ़ के अंदर गुरुद्वारा है। जंग सैन के अंदर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं गुरुद्वारा आता है। एक दिन मैं बैठा था वहां, क्योंकि मुझे एक शौक है हर किसी से जानकारी लेने का कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। तो मैंने उससे पूछा तो वहां बताया। आगे कौन था उसका नाम तो मुझे नहीं ध्यान में, नाम नहीं पूछा था। उसने बताया कि कोरोना काल में हम लोगों से कहते थे जो समाज सेवी बनते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं कि हम आटा दे देंगे और हम सब्जी दे देंगे, आप उनको बना के दे दो गरीबों को। या उन गरीब लोगों को खुद को कहा था कि मैं आटा दे दूंगा आपको और सब्जी दे दूंगा, बना देना। क्योंकि उतने लोगों की रोटियां बनाना एक साथ बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी गुरुद्वारा कमेटी ने भयंकर तरीके से लोगों का साथ दिया था, चाहे वो कहीं का गुरुद्वारा हो, बड़ा साथ देते हैं लोग। जजर को बोलते हैं सैनिकों का सिर। ठीक है जी। विजय माल्या तो राम, हाँ विजय माल्या सही है जी। देश का पैसा खाकर भाग गया। चलो शारदा देवी मंदिर,
ये मंदिर हिंदुओं के पवित्र मंदिरों में से एक है। इसमें माता सरस्वती किसके आकार में? पिंडी के आकार में। अपने को इतना याद रखना, शारदा मंदिर कहाँ है? शारदा किसको बोला जाता है? देवी सरस्वती को बोला जाता है जी। आओ, अगला नाम आ रहा है टोका साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? टोका साहिब गुरुद्वारा। तो ये कहाँ है? नारायणगढ़ अंबाला में। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक। कौन सा? फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक, याद रखना है। अंबाला में। कहाँ है? अंबाला में। शीशगंज गुरुद्वारा, मेन शीशगंज गुरुद्वारा है। जब भारतीय हिस्ट्री में पूछा जाता है कि शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है, तो हम दिल्ली के चांदनी चौक को बताते हैं। चांदनी दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा बना है गुरु तेग बहादुर की स्मृति में। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था, शीश कटवा दिया था। कहाँ? दिल्ली के अंदर। और वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा बना है दिल्ली के अंदर। जब हरियाणा जिले की बात करें, अपने हरियाणा वालों से पूछा जाता है, तो हम क्या बताएंगे? अंबाला कैंट बताएंगे। क्या बताएंगे? अंबाला कैंट। और रानी का तालाब भी कहाँ है? अंबाला के अंदर। तीन चीजें, फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक अंबाला में, शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा जिले की दृष्टि से। फिर आप कहोगे सर गलत बता दिया। आप सर्च करोगे शीशगंज गुरुद्वारा तो उत्तर दिल्ली आएगा, मुझे पता है, पर अपने अंबाला में भी है। रानी का तालाब भी कहाँ है? अंबाला कैंट में, हरियाणा जिले। ये तीनों चीजें अपने को हरियाणा जिले की दृष्टि से देखनी है, क्योंकि जब रानी का तालाब लिखते हैं तो सीधा डायरेक्ट जोधपुर निकलता है। गूगल पर आप सर्च करोगे रानी का तालाब कहाँ है, तो उत्तर जोधपुर होता है। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? दिल्ली। पर ये हरियाणा जिले में चल रहा है। ओके, रिपोर्ट। चलो जी, अनिल विज। अब प्रमुख व्यक्तियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रमुख व्यक्तियों की। ये अंबाला से हैं, चुनाव भी अंबाला से लड़ते हैं। पार्टी है बीजेपी, और इस बार भी बीजेपी से क्या बने हैं? विधायक बने हैं। क्या बने हैं? विधायक। पर मुझे ये बताओ, इनके पास कौन सा पद है वर्तमान में? पद बताओ इनके पास। पद का मतलब समझ रहे हो? स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री का तो आपको पता है, क्योंकि पूरे दिन देखते रहते हो कि क्या न्यूज आई उसकी। परिवहन मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, या फिर शिक्षा मंत्री है, या कुछ और है? परिवहन। वाह भाई वाह, ठीक है जी, परिवहन बता दिया आपने। बाकी तो मुझे लगता है आप कॉपी करेंगे, नहीं पता है तो पार्टी है जनता, बीजेपी यानी। नारायणगढ़ अंबाला से क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं। नारायणगढ़ से कभी सोना निकलता था। या फिर आपसे पूछे नारायणगढ़ से वर्तमान में विधायक कौन है, तो ये अनिल विज। अनिल विज के बारे में एक बार पूछा गया था पहले, तो पूछ सकते हैं दोबारा, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में भी बीजेपी की है। तो ये बीजेपी वाले पेपर तैयार करेंगे तो अपनी बातें पूछेंगे। अब मैं पेपर बनाऊं तो हम हमारे बारे में नहीं पूछेंगे क्या? मैं अगर किताब लिखूं तो मेरे बाप को चोर थोड़ी लिख सकता हूँ, मेरे दादा को चोर थोड़ी लिख सकता हूँ। मैं तो कहूँगा मेरा दादा तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, अंग्रेजों के साथ लड़ा था, मेरे बाप से बड़ा तो इस दुनिया में कोई दूसरा ही नहीं। तो बीजेपी की सरकार वह अपने लोगों के बारे में पूछेगी। तो एक नाम आ रहा है सुषमा स्वराज का, ये भी किससे संबंधित थी? भारतीय जनता पार्टी से। अंबाला से दो व्यक्ति है मुख्य, अनिल विज और सुषमा स्वराज। कहां से है? अंबाला से। मृत्यु हो गई थी इसकी भैया 2019 में, मर गई। पार्टी कौन सी थी? तो बता देना, भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली की क्या रही थी? क्या रही थी जी? तो बताना, मुख्यमंत्री। अब बताओ वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? सबसे पहले मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल कोई नहीं लिखेगा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही थी, और ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। कौन सी? पहली महिला विदेश मंत्री। आपसे पूछे पहली महिला पीएम कौन थी भारत की, तो इंदिरा गांधी। और भारत की पहली विदेश मंत्री कौन थी? तो अपनी अंबाला की सुषमा स्वराज थी, जिसकी डेथ हो चुकी है, जिया गुप्ता। ठीक है जी, ऐसे तो आप जानकारी तो पूरी रखते हो, मानना पड़ेगा आपको। गजब तैयारी भाई, सिटी में आया था जी। वाह भाई वाह, गजब। अगला नाम आ रहा है जूही चावला। कौन सी चावला? जूही चावला। जन्म अंबाला में हुआ है, काम आप जानते हो क्योंकि आप देखते रहते हो इनको। अभिनेत्री है। क्या है? अभिनेत्री। जूही चावला का संबंध कहां से है?
अंबाला से सुषमा स्वराज का संबंध कहां से है? अंबाला से अनिल विज का संबंध कहां से है? अंबाला से नारायणगढ़ का संबंध कहां से है? तो बताओगे अंबाला से। आपसे पूछे 9 गज पीर की दरगाह कहां है? तो आप बताओगे कहां? अंबाला। पर आपसे पूछे ओमपुरी का संबंध, तो भी क्या बताओगे? अंबाला बताओगे। क्या बताओगे? अंबाला बताओगे। ओमपुरी व्यक्ति जानते हो इसकी मृत्यु हो गई थी 2017 में। कब हो गई थी? 2017 में। सुषमा स्वराज की कब हुई थी? तो 2000 कब? 19 में। अगला नाम आ रहा है कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा, इसकी पार्टी कांग्रेस है भैया। क्या है? कांग्रेस पार्टी। लिख सकते हो, लिखना चाहो तो पार्टी कांग्रेस है, मैंने नहीं लिखा। जन्म अंबाला में होता है। ये हरियाणा की सबसे कम उम्र की क्या बनी थी? महिला मंत्री बनी थी। बोए कट रखती है। अब आप ये मत कहना तेरे को बड़ा ध्यान है, बोए कट रखती है क्या रखती है, इतना मत देखा कर तू इनको। देखता नहीं जी, ये अपनी जानकारी में है। इतनी भी ज्यादा जानकारी में नहीं आप सोचो कि मंत्रियों के साथ जानकारी है। तो ये हरियाणा की क्या है? सबसे कम उम्र की महिला जो क्या बनी? मंत्री बनी। नाम है कुमारी सैलजा। मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे। अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति क्वेश्चन बनाएगा तो पूछा जा सकता है इसके बारे में कि कुमारी सैलजा का संबंध कहां से है। बाकी बीजेपी की सरकार है, मुश्किल है पूछना। सिरसा से एमपी, हाँ सिरसा से। टिकट यही बांटती है, जो कांग्रेस की टिकट है ना, यही बांटती है हरियाणा में, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। सिरसा आती रहती है। हाँ लिख रखा है पहले ही शाहरुख ने कि इसके बारे में ना पूछे। नहीं पूछे जी। आओ, इसके बाद ये कुछ अन्य नाम है तो आपको सीधे याद करने, क्योंकि इनके बारे में मैं एक एक ही पेज खराब करता, आपका टाइम खराब होता। सीधा याद रखना है। एक कलाकार है जिसका नाम है जोहरा बाई। क्या है? जोहरा बाई सिंगर है, गजल गाती है। अब गजल कैसे गाते हैं वो आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप सोचो, जिंदा रहने के लिए मुलाकात की नहीं जी, ऑक्सीजन की। फिर एक नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। किसका आता है? प्रियंका चोपड़ा का। अभी इसकी शादी थी थोड़े से दिन पहले। आम आदमी का कोई सांसद है गुजरात के अंदर, उससे इसने शादी की है। फिर आता है सुचिता कृपलानी। ओ हो, भारतीय हिस्ट्री में इस व्यक्ति के बारे में बड़ा लिखा हुआ है। किसके बारे में? सुचिता कृपलानी के बारे में। ये कौन है बताओ आप? सुचिता कृपलानी कौन है? ये कुछ तो कुछ बनी थी, आप कमेंट करके बताओ। बताओ ना एक बार, कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूँ। सुचित्रा कृपलानी के बारे में आप क्या जानते हो? सॉरी सॉरी, हाँ परिणीति चोपड़ा है वो, सही है जी। प्रियंका चोपड़ा नहीं है। मुझको राणा जी माफ करना, मैं इनके बारे में नहीं देखता। सबका उत्तर आ रहा है यूपी की सीएम। क्या है? यूपी की सीएम। गजब जी, भयंकर तैयारी है आपकी। ये भारत की पहली महिला थी। भारत की क्या है? पहली महिला थी जो किसी राज्य की सीएम बनी। प्रथम भारतीय महिला तो क्या बनी, कहीं की सीएम बनी थी। उसका नाम क्या है? तो आप बताना सर। सुचिता कृपलानी। क्या है? सुचिता कृपलानी। राणा जी देखते हैं जी। क्या देखते हैं राणा जी? हाँ राणा जी देखते हैं, हम नहीं देखते जी। हाँ सर, राज बहल और मनप्रीत कौर, इनके नाम आप याद रखना। इनका संबंध कहां से? सबका सब तो अंबाला से। पर मेन इंपोर्टेंट ये है इन नामों में, ये और एक नाम ये। इस जोराबाई के बारे में पूछा जा सकता है, गजल गायिका है। अब मैं अन्य फैक्ट बताऊंगा आपको। तो अन्य फैक्टों में सबसे पहले हम चर्चा करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में कई लोगों ने जान बलिदान दिए। किंतु सबसे चर्चित व्यक्ति, सबसे ज्यादा विवादित व्यक्ति, जिसका नाम महात्मा गांधी। क्योंकि गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जीते जी गालियां और मरने के बाद भी गालियां। तो गांधी जी को जीते जी भी गालियां मिली थी और मरने के बाद भी गालियां मिल रही है। उस व्यक्ति ने
इस पलवल की यात्रा की थी 1921 के अंदर। कब की थी? सॉरी, पलवल की क्या, अंबाला की। पलवल के अंदर आया तब गिरफ्तार हो गया था रोल टेक्ट के दौरान, पर यहाँ कब आया था? 1921 में आया था। जब इसकी हत्या की गई, भारत पाकिस्तान के विवाद को लेकर जब भारत की सत्ता में गहमा गहमी शुरू हुई, उस गहमा गहमी के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था नथुराम गोडसे, उसको लगा कि यार भारत का कभी विभाजन नहीं होता अगर कौन नहीं होता, ये गांधी नहीं होता। तो एक दिन गांधी जी शाम के समय भवन से बाहर आ रहे थे, मंदिर जा रहे थे। 5:17 का समय था। आप याद मत रखना कितने मिनट का समय था, क्या था। वो बाहर आया और नथुराम को लगा कि आज इसको सल्टा देते हैं, और नथुराम ने गोलियों से भून दिया किसको? महात्मा गांधी को। और मरते मरते कुछ लोग कहते हैं गांधी जी ने हे राम कहा था, मरता क्या ना करता, यही निकले लास्ट में हे मां थोड़ी कहेगा। तो गांधी जी को अंबाला से काफी ज्यादा ही प्यार था। 1921 के अंदर आया, जब गांधी जी को मारा गया, इसका हत्यारा नथुराम गोडसे था, उसको भी फांसी कहां हुई थी? इस अंबाला के अंदर हुई थी। 2 व्यक्तियों को हुई थी। कई व्यक्तियों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि गांधी की हत्या में किस किस का नाम है। वीर सावरकर का भी नाम हत्या में आता है, पर उसको छोड़ दिया था, कोई सबूत नहीं मिले थे। तो 1921 के अंदर कौन आए? महात्मा गांधी आए, और उनके हत्यारे को फांसी भी कहां हुई? तो अंबाला के अंदर हुई। अंबाला छावनी की स्थापना हमने पहले देख ली, कब हुई तो बताना? 43 के अंदर। और यहाँ पर विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को। 13 मई आप भूल जाना जिसके याद है। और अंबाला में रेल लाइन कब बिछाई गई? तो 80 में। रेल लाइन वाला मत याद रखना, आपको वो याद रखना सड़क घनत्व सबसे ज्यादा है और सबसे पुराना अगर कहीं बस स्टैंड है अपने हरियाणा में तो कौन सा है? अंबाला वाला है, जिसकी स्थापना 1950 में की थी, जिसका नाम है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। चलो जी, इसके बाद शाह अंबाला में। शाह क्या है? कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, आप सोचो अमित शाह, ये शतान है। क्या है? स्थान। यहाँ पर किसकी स्थापना की गई है? विकास केंद्र की, कि इस क्षेत्र का विकास किस प्रकार किया जाए, 4 चांद किस प्रकार लगाए जाए अंबाला में। तो शाह केंद्र विकास केंद्र की स्थापना की है। आर्यों की प्रथम स्थायी निवास स्थान किसको माना जाता है? आर्यों का। वैदिक सभ्यता पढ़ी और वैदिक कल्चर के दौरान हमने चर्चा किया कि आर्य कहां से आए थे। तो कुछ कहते हैं कहीं से आए, कुछ कहीं से। अब आपको कुछ कौन नाम बताओ उनके। तो सबसे पहले आर्यों की बात करूं मैं, सबसे पहले इनके बारे में तिलक बताता है कि आर्य भारत के नहीं थे, ये कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। इसके बाद एक नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं तिब्बत के थे। कहां के थे? तिब्बत के। फिर एक नाम आता है किसका? मैक्स मुलर का। किसका आता है? मैक्स मुलर का। और मैक्स मुलर कहता है कि मुझे मेरे पिता की कसम लगे जाए, ये आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया थे। किंतु एक व्यक्ति है गंगानाथ झा, वो गंगानाथ झा बताता है कि आर्य कहाँ के थे? अपने हरियाणा के। कहाँ के थे? अपने हरियाणा के। किंतु यहाँ क्या लिखा है? आर्यों की प्रथम स्थायी निवास किसको माना गया है? अंबाला को। किसको? अंबाला को। हो सकता है ये कुरुक्षेत्र वाला एरिया, अंबाला वाला, यमुनानगर वाला, सरस्वती नदी का बाहु क्षेत्र रहा था, यहाँ आर्य रहे होंगे। सर इसकी फोटो इसका नहीं पता जी। अब कुछ लोग अपनी अपनी पसंद रखते हैं। कुछ कहते हैं भगत सिंह की फोटो छपाओ नोटों पर, कुछ कहते हैं भगवान राम की छपाओ, कुछ अम्बेडकरवादी कहते हैं अम्बेडकर की छपाओ। भारत सरकार ने छापा है भैया, इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर आप जानना चाहो तो आप लगा सकते हो रिपोर्ट भारत सरकार को कि बताइए आपने इसकी फोटो नोटों पर क्यों छापी। अलग अलग लोग जो समर्थक है वो हर व्यक्ति के, जो भगत सिंह के कट्टर समर्थक है वो कहते हैं भगत सिंह की फोटो नोटों पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोटों को फाड़ देते हैं मानस 2-2 अन्नों के। नोट कोठों पर चलते हैं, नोट पता नहीं कहां कहां चलते हैं, तो वो कहते हैं नहीं छपने चाहिए। पर जो भी हो, नोटों पर कौन है? गांधी है एक, और ये गांधी रहेगा। पता नहीं कब हटेगा, हटेगा नहीं, मेरे ख्याल से तो हटेगा नहीं। आप सोच रहे हो कि आप जब तक जिंदा रहो गांधी हट जाएगा, अपनी मृत्यु के बाद ही हटेगा? हट भी नहीं सकता, क्योंकि गांधी वो व्यक्ति था जिसके बारे में बाहर के देश भी क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। अब अफ्रीका के अंदर गांधी गया था, जितना आपने पढ़ा है उससे कहीं गांधी ऊपर है। गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर एक काले और गोरे
रंग को लेकर क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। क्या आंदोलन चलाया था? उस आंदोलन में क्या रूल था कि अफ्रीका के अंदर अंग्रेज काले लोगों के साथ क्या करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। और गांधी जी ने कहा कि ये व्यवहार गलत है। दुनिया में दो ही रंग है, एक काला और एक कम काला। गोरा तो है ही नहीं, गोरा अपने भारत में नहीं, बाहर हो सकते हैं। वहां आंदोलन चलाया। उस दौरान गांधी जी को जेल में बंद किया गया। और गांधी जी ने जेल के अंदर क्या कहा पता है क्या? गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि मुझे इन काले लोगों के साथ नहीं रहना, क्योंकि मैं कम काला हूं, ये ज्यादा काले। तो गांधी जी ने आंदोलन तो चलाया था, आंदोलन के दौरान जेल में फेंका गया। उस दौरान गांधी जी ने भी कहा कि मुझे इन कालों के साथ नहीं रहना। तो फिर काहे का रंग भेद? नाम का आंदोलन था या जुमलेबाजी थी? अपने को इन बातों पर नहीं जाना, नोटों पर क्यों नहीं है, क्या है। और 10 में से अपने कितनी सीट रिजर्व है जी? तो कितनी है? सिरसा और अंबाला की रिजर्व सीट है। 10 कौन सी सीट है? राज्यसभा की, एक लोकसभा या विधानसभा की? हरियाणा में 10 किस चीज की सीट है? राज्यसभा की, लोकसभा? ठीक है जी। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा सीट 5 और लोकसभा की कितनी है? 10। 10 में से 2 सीट क्या की गई है? आरक्षित यानी रिजर्व है। एक तो है अपने सिरसा की, एक अंबाला की। सिरसा से कुमारी सैलजा लड़ती है और अंबाला से कौन लड़ता है वो आप डिसाइड कर लो, बता दो। और 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया था। अब ये मत कहना कि शिमला के किसके अधीन किया गया था। शिमला में अंग्रेज रहते थे, अंग्रेजों का मुख्यालय था शिमला। और वहां अंग्रेजों को लगा कि यार ये नीचे का क्षेत्र है, अपने पास आना चाहिए, तो अंग्रेजों ने अपने अंदर विलय कर लिया था। चलो आओ, इसमें आपको यही लाइन याद रखनी है कि 1857 की क्रांति हरियाणा में शुरू होती है। कहां से? अंबाला में। और अंबाला में जो क्रांतिकारी शहीद हुए, अब हमारी सरकार जाकर चाहती है कि वो शहीद देश के लिए लड़े थे, उनके लिए क्या करना चाहिए? स्मारक बनाना चाहिए। तो हमारी सरकार ने 22 एकड़ जमीन पर, कितनी एकड़? 22 एकड़ जमीन पर अनच नंबर 1 पर क्या बनाया है? तो शहीद स्मारक। क्या बनाया है? शहीद स्मारक। क्रांतिकारियों से संबंधित हरियाणा में 2 ऐसे स्थान है। 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए, उनके लिए अपनी हरियाणा सरकार ने कुछ किया क्या? अपने हरियाणा के लोगों ने किया। एक तो ये स्मारक बनाया, कौन सा? अनच 1 पर शहीद स्मारक, जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए। एक अपने एक मकबरा, सॉरी मकबरा क्या, महम चौबीसी का चबूतरा है रोहतक के अंदर। उस महम चौबीसी चबूतरे का निर्माण भी बताया जाता है कि 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे, उनके सम्मान में करवाया गया है। तो 2 ऐसे बड़े स्थल है। बाकी गांव गांव में हो सकते हैं छोटी बड़ी मूर्तियां, पर बड़े, एक तो महम चौबीसी का चबूतरा रोहतक के अंदर पड़ता है, और 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया 1857 को जो लोग शहीद हुए थे, वो कहाँ है? अंबाला में। कहाँ है? अंबाला में। चलो, एक व्यक्ति है राय बहादुर लाला मुरलीधर। जन्म होता है पलवल में। कहां होता है? पलवल में। और इस व्यक्ति ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था हरियाणा से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोग जाते हैं। कितने लोग? 72 लोग जाते हैं। उन 72 लोगों में अपने हरियाणा का कोई व्यक्ति गया था। कौन गया था? मुरलीधर गया था। कौन गया था? राय बहादुर लाला मुरलीधर है पूरा नाम। तो ये बात करता है जाकर कांग्रेस वालों से कि कांग्रेस वालों, तुम देश के लिए कुछ करोगे या ऐसे ही इकट्ठे हो रहे हो? तो भाई से कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि तू भी हमारा क्या कर, सहयोग कर, तू भी कांग्रेस की शाखा स्थापित कर। क्या कर? शाखा स्थापित कर। तो ये अपने हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा की क्या करता है? स्थापना करता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस दौरान इस व्यक्ति ने उपाधि कौन सी त्याग दी थी? राय बहादुर की। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया, उस दौरान ये तय हुआ कि हम अंग्रेजों को, ऐसे युग आंदोलन के कारण अपनी राय बहादुर की उपाधि, सॉरी ऐसे युग आंदोलन, मैंने भारत छोड़ो बोला। उस दौरान तय हुआ 1920 के अंदर ऐसे योग आंदोलन चला कि हम अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। यहां तक यह भी कहा गया कि जो लोग अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, हम उनका भी बहिष्कार करेंगे।
तो तय हुआ जो अंग्रेजों ने उपाधि दी है उसका हम बहिष्कार करेंगे, अंग्रेज चुनाव कराते हैं उनका भी बहिष्कार करेंगे, अंग्रेज जो हमको कपड़े ला कर देते हैं उनका भी बहिष्कार करेंगे। तो सबसे पहले राय बहादुर जी ने हाथ ऊपर किया कि हम भी एक उपाधि अंग्रेजों से प्राप्त कर चुके हैं, उनका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो इस पलवल के व्यक्ति ने उपाधि कौन सी त्याग दी थी, राय बहादुर की। कौन सी, राय बहादुर की। और एक सनातन धर्म की पहली शाखा भी कहां खुली थी, अंबाला में। कहां खुली थी, अंबाला में। और कांग्रेस की भी कहां खुली थी, तो यहीं खुली थी अंबाला में, मुरलीधर ने खोली थी जी कांग्रेस की, हरियाणा में शाखा। और सनातन धर्म की पहली शाखा भी कहां खुली थी, तो अंबाला में खुली थी। ये थी अपनी आज की क्लास। क्या थी अपनी आज की क्लास। वो पहली शाखा खुली थी, वो खुली थी 1886 में, ये याद रख लेना, रहे तो नहीं रहे तो कोई जरूरी नहीं। तो अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है जी। अब आपको किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए जी, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ये मत लिखा करो चाहे ना इस क्लास, आपको जो दिक्कत हो वो बता दिया करो। ओके जी, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई बात के साथ, इतिहास की किसी नई धारा के साथ। पढ़ेंगे अगला जिला, चर्चा करेंगे उस जिले की। तो आप आए, इतनी देर मुझको सुना, और आप खरी कमाई देकर देख रहे हो हमको, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैंने पहले ही बताया था, आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, मुझे 70% आया, 80% आया, तो भी मैं डाउट में हुआ तो आपको यही कहूंगा कि मैं देख कर बताऊंगा, क्योंकि पहले ही मैं मार खा चुका हूं, क्योंकि तुम्हारा भाई भी रहा था पॉइंटों से, तो आपको नहीं रहना। नर्सिंग की क्लास होगी, हाँ जी होगी, अभी होगी थोड़ी देर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।